सबसे पहले इसको समझने के लिए हमारे को जो क्या जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है और हमारे आसपास पड़ोस के देशों में किस तरह से सिक्योरिटी डायलेमास हमारे पास आ रहे हैं उनको थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर विश्व में देखा जाए तो आज के दिन बहुत ही अनसर्टनिटी, इंस्टेबिलिटी और वॉलेटाइल सिचुएशन है। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये पहला साल था 2025 जो कि अभी गुजर के गया है, जिसमें 52 कंट्रीज़ आपस में किसी न किसी तरह की लड़ाई में जुटे हुए हैं। तो इस तरह की वर्ल्ड की सिचुएशन है जो बहुत ही एक वॉलेटाइल सिचुएशन है। अगर हम अपने नेबरहुड में देखें तो हमारे आसपास पड़ोस में भी बहुत सा डिस्टर्ब नेबरहुड है। तो ये तो हमारी सिचुएशन है कि जो आसपास पड़ोस काफ़ी डिस्टर्ब है और वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सा वॉलेटिलिटी है और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। जब जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ती हैं, जो कि एक मिलिट्री कमांडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देश भी आज के दिन आपको एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म से ऑलरेडी हम उस खतरों से जूझ रहे हैं। साथ ही अभी ऑप्शन दूर गुजर के गया है, तो आपने देखा किस तरह से जो लड़ाई का बदलने का तरीका हमने एक उसको देखा है। और हमारे देश का एम है विकसित भारत बाय 2047। तो डिस्टर्ब नेबरहुड है, वॉलेटिलिटी वर्ल्ड के अंदर है और हम विकसित भारत जानने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो जर्नी है हमारी अगले 25 साल की, वो पीसफुल नहीं रहेगी। कभी ना किसी खतरे हमारे ऊपर आएंगे। उसके लिए मिलिट्री कमांडर्स को इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। खतरे वो पीस टाइम पे भी हो सकते हैं, खतरे हाइब्रिड भी हो सकते हैं, साइबर से भी हो सकते हैं। तो ये पूरे खतरों की जो तैयारी करनी है, एक मिलिट्री कमांडर ने उसको सोच विचार करके पूरा ट्रेनिंग का एक हिसाब रखना पड़ेगा। अब ये तो देश के ऊपर है। अभी है साउथ वेस्टर्न कमांड, जिसका कि मेरा इंचार्ज है। तो अगर वेस्टर्न फ्रंट को देखा जाए, जो कि जम्मू कश्मीर शुरू होकर गुजरात तक का हमारा वेस्टर्न फ्रंट बॉर्डर आता है, तो साउथ वेस्टर्न कमांड सेंटर ऑफ द फ्रंट है। तो आप समझ सकते हैं कोई भी जो सेंटर में होती है उसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो इसको करने के लिए हमने अपनी कमांड में एक सोचा है कि हम ऑप इफेक्टिव होंगे। या आपने शब्द सुने होंगे ऑप प्रिपेयर्ड, ऑप रेडी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सभी सोल्जर्स या सभी यूनिट्स एक ऑफ एक्टिव हों। जब हम ऑफ एक्टिव बोलते हैं तो इसका मतलब है हम किसी भी तरह की लड़ाई में जाएं, चाहे वो पीस टाइम हो, चाहे वो शॉर्ट ऑफ वार हो, चाहे वो डीआरएस कंटीजेंसी हो, या फुल स्केल वार हो। हम जब भी किसी कंटीजेंसी वार में जाएं तो हम विजयी होकर आएँ। अब ये अगर मकसद है ऑफ एक्टिव होने का, तो इसको हमने कैसे करना है, तो उसके लिए कई तरह की फोकस हमने लेके चले हैं। सबसे पहले है ट्रेनिंग जो है हमारे साउथ वेस्टर्न कमांड में, हमने उसको ऑलमोस्ट मैक्सिमम नाइट को कर दिया है, क्योंकि जब भी लड़ाई लड़ी जाएगी उसके लिए रात को ही हमारे जवानों को ट्रेन होना है। और जो कि हमारी जो कॉम्बैट सिचुएशन है, इस बार ऑप्शन दूर भी आपने देखा, मैक्सिमम खतरे रात को आते थे। और भी कोई कंटीजेंसी आएगी तो रात को ही लड़ाई लड़ने की क्षमता हमारे को बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने अपनी कमांड के अंदर जो नाइट ट्रेनिंग है, 70% नाइट ट्रेनिंग करी हुई है। 30% डे में करना पड़ता है, क्योंकि जब नए जवान आते हैं उनको पहले प्रोसेस प्रोसीजर में शामिल करना पड़ता है, फिर तभी जाके ग्रेजुएट, रात नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो लड़ाई लड़ने का तरीका है, हमने रात को इसको लेके जाना चाहिए। दूसरा है अभी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का भी रूप रंग बदल चुका है। अभी पुराने ज़माने की लड़ाई आपने जब शुरू होते थे तो बिगुल बजते रात को, तो रात को लड़ाई बंद हो जाती थी। लेकिन आज के दिन लड़ाई के डोमेन बदल गए हैं। एयर, लैंड, सी के अलावा साइबर, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और स्पेस वारफेयर तक अभी लड़ाई का खतरे हमारे ऊपर आ चुके हैं। तो ये जब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए हमारे को बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है, और हमने उसके लिए काफ़ी नई ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करी हैं। उसके सबसे पहले आती है हमारी अश्विनी प्लाटून, क्योंकि ड्रोन वारफेयर आज के दिन बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। तो हर बटालियन के अंदर एक एक अश्विनी प्लाटून को हमने खड़ा किया है। उनकी हर तरह की ड्रोन, काउंटर ड्रोन की ट्रेनिंग चल रही है। इसके अलावा हमारे एक बैरो बटालियन खड़ी करी गई है, जो कि लाइट कमांडो बटालियन है। उसके भी हमने नए नए तरीक़ों से कैसे जूझना है, क्या क्या कार्रवाई करनी है, उसके ऊपर हमने इसको TTPs बोलेंगे, टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसेसेस। जैसे जैसे लड़ाई के डोमेन बदल रहे हैं, खतरे बदल रहे हैं, हम अपने टेक्निक्स को भी बदल रहे हैं। और उसकी ट्रेनिंग के साथ हम एक अच्छी कोशिश करते रहते हैं कि हर हमेशा हम दुश्मन से 4 कदम आगे रहें। अब जैसे आपने ऑप्शन दूर में देखा, हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छी एक काबिलियत हासिल करी। वो तभी पॉसिबल था क्योंकि हम दुश्मन से 4 कदम आगे घूम रहे थे। उस तरह का रिजल्ट लेने के लिए हमारे को नई टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। तो जो टेक्निक ऑप्शन में यूज़ करी थी, वो अभी उसको दोबारा यूज़ करने से फ़ायदा नहीं होगा।
एज ए मिलिट्री कमांडर हमारे को नई टेक्निक, नए प्रोसेस, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना, ये पूरी सोच विचार करके हम TTPs बना रहे हैं और उसकी हमने पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैं कॉन्फिडेंस है कि हमारी ये नई ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाई है आने वाले समय में हमारे को बहुत करेंगे। साथ ही कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट, ये तो ट्रेनिंग एक वर्टिकल है, क्योंकि नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी को भी हमने अपने फोर्स में इंडक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे को जो रक्षा मंत्रालय से इमरजेंसी पावर्स का प्रोविजन दिया गया था, तो हमने वो इक्विपमेंट उसमें लिया है जो आने वाले समय में जो भी कंटीजेंसी होगी हमारे को उसमें हेल्प करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर अभी चले गए हैं, बोथ इन डिफेंस ऑपरेशंस एंड इन ऑफेंसिव ऑपरेशन, क्योंकि अभी जो डिफेंस ऑफेंस दोनों को हमारे को अपना भी प्रोटेक्शन करना है और दुश्मन को भी नुकसान पैदा करना है। तो जो EP पावर्स मिली थी उसको बड़े सोच विचार करके आर्मी हेडक्वार्टर के साथ और कमांड्स ने मिलके हमने एक जो 15 टाइप की नई आइटम्स ले रहे हैं, जो कि अभी मार्च अप्रैल तक हमारी कमांड में आ जाएंगी और वो हमारी कैपेबिलिटी और आगे बढ़ाएंगी। साथ ही जो है लॉजिस्टिक्स को हम अंडरग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, ताकि दुश्मन उनके ऊपर कोई ज़्यादा नुकसान पैदा ना कर सके। और इसके साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें हमारे BSF डिप्लॉयड है हमारे एरिया में, और लोकल पुलिस के साथ भी अच्छा तालमेल करके एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि दुश्मन का हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना चल सके और हम उससे आगे 4 कदम रहें। तो इस तरह से कोशिश है कि जो हमारी ऑप इफेक्टिवनेस है, कोई भी कंटीजेंसी आए हम उसमें विजय होकर आना है। ट्रेनिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और एक साथ मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे तो हम पक्का इसमें सक्सेस पाएंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर था एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड, वेल एग्जीक्यूटेड, वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, जो दुनिया ने देखा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में हमने दुश्मन को घुटनों पे टिका दिया और विजय होके और कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त भी कर दिया। ये पूरी कार्रवाई टोटल 90 घंटे के अंदर ही हो पाई। अब देखिए, लड़ाई शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन लड़ाई को सक्सेसफुली रोक के उससे विजय आना बहुत मुश्किल है। ये ऑपरेशन सिंदूर का एक जिस्ट था जो कि हमारे देश ने करके दिखाया, देश की सेनाओं ने करके दिखाया और पूरे दुनिया ने इसको देखा। तो अगर इसको देखें तो इसके लिए जो हमारी गाइडेंस थी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी से आई थी, वो बहुत क्लियर थी। उन्होंने बोला था ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है, क्योंकि हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा था और हमें 22 अप्रैल को हमारे 26 निहत्थे लोगों की धर्म के ऊपर उन्होंने हत्या की थी। तो इसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी था और लड़ाई को भी रोकना बहुत ज़रूरी था। ये स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री की थी, इस गाइडेंस के ऊपर पूरी प्लानिंग हुई और होल ऑफ नेशन अप्रोच के जरिए, जिसमें डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, सबका इसके अंदर रोल था। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे मिलिट्री के ऊपर इसने जो किया, तो हमने कैसे इसका जो मॉडर्नाइजेशन के उसके रूप में हमने इसको किया। तो ये 90 आवर्स के अंदर हमने क्या क्या किया, पहले उसको जान लेते हैं। जब हमने प्लानिंग शुरू करी और उसके बाद हमने बोला कि सिर्फ आतंकवाद को ही हमने टारगेट करना है, तो आतंक वाली जो हिस्से थे, जो टेररिस्ट कैंप थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया और 7 मई की रात को हमने 9 टेररिस्ट कैंप को प्रिसीजन से टारगेट किया, जहाँ पे साथ वाले घर को भी नुकसान नहीं हुआ, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद हमने मैसेज पास कर दिया दुश्मन को कि हमारा मकसद था टेररिज्म को ख़त्म करना, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना, हमने पास किया। लेकिन दुश्मन किसी और दूसरी जगह में उनका सोच विचार था, वो सोच रहे थे कि हम अभी एक बहुत मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो फिर आपने देखा 7, 8, 8, 9 ये 2 रातों के अंदर बहुत से ड्रोन वारफेयर के उन्होंने हमले हमारे ऊपर किए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम था, हमारे किसी भी टारगेट को नुकसान नहीं पैदा कर पाए, एक भी टारगेट नुकसान पैदा नहीं कर पाए। और जब दोबारा हमने जवाबी हमले करे, उनके 11 एयरफील्ड्स को हमने एकदम से ग्राउंड पे लगा दिया। जब दुश्मन को ये दिखा तो एकदम से चौंक जाते हैं और फिर दोबारा सीज़ फायर का डिमांड करते हैं, फिर सीज़ फायर हो जाती है। तो ये जो शॉर्ट लड़ाई थी 4 दिन की, इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन का बहुत ही एक हिस्सा, अहम हिस्सा था, क्योंकि हमने नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, नए लड़ाई लड़ने के तरीके, ये सब का एक साथ मिलके हमने युद्ध किया है। तो वो जो है मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। तो हमने से प्रिसीजन स्ट्राइक सबसे पहले बात करेंगे। लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक 30 किलोमीटर तक भी और 100 किलोमीटर तक भी टारगेट को बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट करना, इसके अंदर पूरी हमारी क्षमता को डेमोन्स्ट्रेट किया। दूसरा है, जब दुश्मन के हमले आ रहे हैं, उसके ड्रोन्स आ रहे थे, हवाई हमले आ रहे थे, हमारा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम को वो टारगेट नहीं कर पाए और कोई भी हमारे एयरफील्ड को डाउन नहीं कर पाया। तो इस तरह से मॉडर्नाइजेशन के हमारे खुद के हथियार थे, उनको मैं जिक्र करना चाहूँगा जो इस ऑपरेशन के दौरान हमने यूज़ किए।
हमारे आकाश वेपन सिस्टम है जो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, हमारे अपना ब्रह्मोस आपने सबने सुना होगा जिसने मैक्सिमम नुकसान पैदा किया दुश्मन की टेरिटरी के अंदर, और एक भी ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। उसके बाद हमारे ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने दुश्मन के रडार्स को टारगेट किया, और हमारे काउंटर ड्रोन सिस्टम ने किसी भी काउंटर को, उनका ड्रोन को अफेक्टिव नहीं होने दिया। इसके अलावा हमारे लॉइटर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और नेटवर्क जो सिस्टम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरा नेटवर्कड है, पूरा इंडिया का एयर स्पेस को मॉनिटर करने के लिए एक नेटवर्क सिस्टम है, तो कहीं भी हमारा एयर स्पेस को वायलेट नहीं कर पाए। तो ये सारे के सारे जो हमारे ओन सिस्टम हैं अपने देश में बनाए गए हैं, उनकी वजह से और हमारी नई टेक्निक और तैयारी जो थी इतनी अच्छी लेवल की, हमने ऑप सिंदूर के अंदर ये मॉडर्नाइजेशन का बहुत अच्छा ही एक एग्जाम्पल दिखाया दुनिया को, जिसके साथ हमारी विजय होकर आई इस बार। और आगे भी इसको आगे जाने के लिए मॉडर्नाइजेशन के ऊपर हमारे को तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखते हैं इंडियन आर्मी ने ये इसको डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2022 से लेके 2032 तक 10 साल का डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें पहले 2 साल थे ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 25 था ईयर ऑफ टेक ऑब्जॉर्प्शन, और अभी इस साल हमारा ईयर ऑफ डाटा एंड नेटवर्किंग का है। तो सारे के सारे हिस्सों को हम टारगेट कर रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन की स्पीड आगे बढ़ती रहे, और हमारा एक विजन और रोड मैप है जिसके अंदर हथियार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सबको हम मॉडर्न तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी को उसके अंदर बहुत आगे जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हम उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले भी बताया बड़ी तरह की, जैसे उसके अंदर हमारे पास अश्नी और भैरव है, लेकिन इसके अलावा एक दिव्यास्त्र बैटरी जो हम लॉइटर मिशन के लिए रेस कर रहे हैं, और एक आरटी रेजिमेंट है जिसको शक्ति बान का नाम दिया गया है, वो हायर लेवल लॉइटर मिशन को लेके आएंगे। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, नई इक्विपमेंट, नए तरीके लड़ाई लड़ने के और नेटवर्क सिस्टम के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश के जो खतरे हैं, मैंने बोला हमें 4 स्टेप आगे रहना है। खतरों को अंडरस्टैंड करके, नई ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करके, उनकी ट्रेनिंग टेक्निक सारे सॉर्ट आउट करके लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए है। साथ ही साथ जो हमारा इंडिजनाइजेशन का एक फोकस है जो MOD की तरफ से है, क्योंकि अभी आप देखें लड़ाई ये 4 दिन की थी, लेकिन हो सकता अगली लड़ाई 4 हफ्तों की हो सकती है, 4 महीनों की हो सकती है, या उससे भी लंबी हो सकती है। तो जब लड़ाई लंबी चलती है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन कितने साल से चल रहा है, तो उस टाइम पे जो हमारे अपने सिस्टम हैं जो खुद हम बनाएंगे, उसके ऊपर हमें पक्का विश्वास रहेगा ये सिस्टम चलेगा, उसका रिपेयर भी होगा, उसका एम्युनिशन भी आएगा, हम उसका लड़ाई लॉन्ग टर्म लड़ सकते हैं। तो अभी ये फोकस के साथ जो आत्मनिर्भरता का फोकस है हमारा MOD की साइड से और प्रधानमंत्री जी की विजन के साथ भी, हमारे इंडियन आर्मी के अंदर काफ़ी सिस्टम 98% तक हम इंडिजनाइज हो चुके हैं। तो बाकी भी कोशिश है कि एकेडमिया, इंडस्ट्री, DRDO सब मिलके एक ऐसा इकोसिस्टम बने कि हमारे 100% वेपन एंड इक्विपमेंट हमारे देश के ही आ जाएं, ताकि हम उसके साथ अच्छी लड़ाई लड़ सकें। तो इस तरह से ये मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट हमने देखा, और आगे आने वाले समय मॉडर्नाइजेशन का रोल बहुत ज़रूर रहेगा। इसके साथ हमें बढ़ना है और हर हमेशा विजयी होकर आना है। सबसे पहले तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, नई टेक्नोलॉजी जब भी आती है उसको लड़ाई में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है स्पेशली आर्मी का, उसको एक मोटिवेट होके उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लड़ाई के क्षेत्र में जाके विजय होके आना, इसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है। क्योंकि हम नए हथियार ले सकते हैं, नई ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो हथियार के पीछे जो जवान है, जो सोल्जर है, उसका विल टू विन नहीं है, तो हम भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए हमारी कमांड फिलॉसफी के मुताबिक 5 वर्टिकल हैं, उसमें से वन ऑफ द वर्टिकल है कि हमने कैसे ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करना है। और मोटिवेट करना कैसे है, ताकि जब उसको लड़ाई के क्षेत्र में जाए, चाहे छोटी लड़ाई हो चाहे लंबी लड़ाई हो, अपना दिल से लड़के आए। तो इसको करने के लिए हमने टारगेट करना पड़ेगा सोल्जर, उसका इकोसिस्टम, विच मीन्स उसकी फैमिली, बच्चे, उनको भी साथ उसका देखभाल करना पड़ेगा। और फिर लास्ट वर्टिकल वेटरन्स और वीर नारीज, क्योंकि वो भूतपूर्व सैनिक हैं। ये सैनिक देखेगा कि जब वो रिटायर हो जाए कैसे उसका देखभाल किया जा रहा है, तो आज के दिन अच्छा लड़ाई लड़ेगा। तो अगर हमने इसको टारगेट करना इस तरह से इस वर्टिकल को, तो सबसे पहले सैनिक की बात करते हैं। सैनिक को सबसे ज़्यादा वेलफेयर है उसका ट्रेनिंग कराना। मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया हमने कैसे फोकस कर रहे हैं कि रियल ट्रेनिंग करें, ताकि अच्छा ट्रेंड सोल्जर होगा तो दुश्मन को नुकसान करेगा, अपने को बचाव करेगा। तो उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करें, लेकिन हमने फोकस किया नाइट ट्रेनिंग के ऊपर।
तो पूरा लड़ाई का जो तरीका है पूरा रात को सिखाया जाता है ताकि जवान 100% रेडी हो जाएं, ट्रेनिंग के जरिए से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है उनका वेलनेस। वेलनेस को हम बांट सकते हैं फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस। तो फिजिकल वेलनेस के लिए हमने जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं उनको बहुत फोकस किया हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को। हमारी पूरी कमांड के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंटर्स। एमएच के अलावा हमने हर स्टेशन के अंदर वो जहाँ जहाँ फैमिली अकोमोडेशन है या पास उसके वेलनेस सेंटर खोले हुए हैं जो कि फील्ड हॉस्पिटल का काम करते हैं। तो उससे क्या हुआ, जो प्राइमरी हेल्थ है इमीडिएटली नेक्स्ट टू द लोकेशन मिल रही है और सेकेंडरी हेल्थ केयर एमएच में जा रही है। ये पिछले 6 महीने का डाटा अगर हमने चेक किया तो हमारे हॉस्पिटल का ओपीडी लोड 30% कम आ चुका है। तो जो स्पेशलिस्ट हैं वो मेन प्रॉब्लम पे सॉल्व कर रहे हैं और नॉर्मल हेल्थ केयर हम उनको इमीडिएटली डिस्पेंस करें ताकि उनकी सेहत वगैरह बहुत अच्छी रहे। नेक्स्ट है मेंटल वेलबींग। इसके ऊपर हमने हर स्टेशन के अंदर काउंसलर हायर किए हैं। आज के दिन दुनिया में मेंटल इश्यूज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो हमारी कोशिश है कि एजुकेट किया जाए और इंडिविजुअल टारगेटिंग भी काउंसलर्स कर रहे हैं। जो जो प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं उनके फैमिलीज़ के बीच में ऐसे उनका सॉल्व किया जा रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि उसका जो एक मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे, साथ ही वेटरन्स का इसके अंदर भी हेल्थ का उसी साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चे और फैमिलीज़। तो उसमें जो आवा हमारा सेगमेंट है उसके अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की नीड्स होती है एजुकेशन, उसको पूरा किया जाए। पिछले साल के अंदर हमारे अगर देखा जाए तो हमारी कमांड से 6 बच्चे एनडीए में चले गए हैं, 8 बच्चे नीट आईआईटी के अंदर क्लियर हो गए हैं, वो कि बहुत बड़ा रिजल्ट है। और ये नीट गवर्नमेंट कॉलेज में 6 बच्चे मेडिकल में गए हैं और बाकी 35 बच्चे फर्स्ट 50 रैंकिंग कॉलेजेस के अंदर हमारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो ये पूरा फोकस था कि अच्छी उनको ट्रेनिंग दी जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए, अच्छा पढ़ाया जाए, तो बच्चों का आउटपुट भी अभी सामने नज़र आने लगा है। तो जब पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, तो जवान का मोराल और आगे बढ़ेगा। इसके साथ हमने स्पेशल चिल्ड्रन के ऊपर भी बहुत फोकस किया है। जो हमारे आशा स्कूल्स हैं उसके अंदर हमने अच्छी फैसिलिटीज़ दी, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए। और इस साल हमने जो राजस्थान का एक पूरा इनका जो ओलंपियन होता है स्पेशल चिल्ड्रन का, उसको भी अपने कैंट में लेके आए। इसके जरिए भी देखिए हमारे आशा स्कूल के बच्चों ने कम से कम एक गोल्ड मेडल जो उसमें स्पेशल ओलंपिक भारत में लेके आया है। बैडमिंटन में एक बच्चा मेडल लेके आया है। तो इस कोशिश के साथ जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन भी हैं उनको भी हमने फोकस करी कि उनका वेलफेयर अच्छे से देखा जाए और वो करी जाए। विमेन के ऊपर ये कोशिश है कि जो हमारे जवान की वाइफ है वो एक सेकंड इनकम जनरेट करे। लास्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमने बोल रहे इंक्लूसिव करने के लिए तो हमारे सभी यूनिट्स का ये ऑर्डर है और ऑन ग्राउंड स्टेशन के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ आ रही है ऑल रैंक से आ रही है, कोई ऑफिसर फैसिलिटी अलग नहीं है, जवान की अलग नहीं है, ताकि हम एक साथ जुड़ें और इस तरह से हम उसको आगे बढ़ना चाहते हैं। लास्ट वर्टिकल है वेटरन्स और वीर नारी। जैसे मैंने बोला आज वो सोल्जर है कल को वो वेटरन जहाँ उसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी हमने एक प्रॉपर तरीके के साथ वेटरन्स की नीड होती है कैंटीन, ECHS, जहाँ उनका जो प्रॉब्लम पेंशन रिलेटेड होता है, इनको सॉल्व करने के लिए हमने एक प्रॉपर सिस्टम रखा हुआ है और इसको बोलते हैं सतत मिलाप टीम। हमारी टीम रीच आउट करती हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और उसके जो वेटरन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ताकि उनका जो प्रॉब्लम है वो उनको हम सॉल्व कर सके स्टेट एडमिशन के साथ मिलके। तो इसमें हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और कोशिश ये होती है कि वेटरन्स को मोटिवेट करें हेल्प इन नेशन बिल्डिंग, क्योंकि जो पूर्व सैनिक होते हैं डिसिप्लिन्ड होते हैं, गांव में रहते हैं। अगर गांव के बच्चों को उस ट्रेनिंग दे दें जो उनका स्किल सेट है तो वो भी एक हमने कोशिश करी है कि नेशन बिल्डिंग में भी वेटरन्स को हमने इम्पोर्ट करें और जो अच्छा काम करें उनको हम फेलिसिटेट करें, रिकॉग्नाइज करें रैलीज़ के अंदर, ताकि उनको मोटिवेशन मिलता है वापस गांव जाके और अच्छा काम करने का उनका दिल में आता है। तो वीर नारीज़ को भी हम हर जगह पे रिकॉग्नाइज कराते हैं। हमारे यहाँ पे डिप्टी CM हैं मिस दिया कुमारी जी, वो भी एक सैनिक की बेटी है, वो भी बहुत इंटरेस्ट लेती हैं वीर नारीज़ का वेलफेयर के लिए और जहाँ भी उनको कोशिश मिलती है वो कोशिश करके हमारे पास आते हैं और वीर नारीज़ को हम अच्छे तरीके से वेलफेयर करते हैं। तो इस तरह से जो पूरा सेगमेंट है वेलनेस का वो हमने सोल्जर फैमिली और जब वेटरन्स को टारगेट करेंगे मेरे हिसाब से एक अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा ताकि उसका लड़ाई लड़ने के लिए मोराल और बढ़ जाए। अल्टीमेट एम वही है। सो होल ऑफ नेशन अप्रोच है, इसका इंपॉर्टेंस लिंक हो जाता है हमारे खतरों के साथ। जैसे जैसे खतरे बदल रहे हैं तो उनको लड़ाई लड़ने के तरीके भी बदले जा रहे हैं। पहले था मिलिट्री लड़ाई पे जाती थी, लेकिन आज के दिन देश लड़ाई पे जा रहे हैं।
एक दूसरे देश से लड़ रहे हैं, क्योंकि जो टारगेट हैं वो बदल गए हैं। आज के दिन सिविलियन को भी टारगेट किया जा रहा है, अटैक करने के मीन्स बदल गए हैं। तो जब ये सारा रूप, लड़ाई का रूप बदल रहा है, तो उसको लड़ने के लिए भी कैपेबिलिटी हमारे को होल ऑफ नेशन अप्रोच में आनी पड़ेगी। तो ये हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ था। आचार्य चाणक्य जी ने बोला था, किसी भी युद्ध में एक राष्ट्र की एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। हम किसी भी युद्ध में जाएं तो पूरा राष्ट्र को मिलकर लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। तो ये हमारे इतिहास में भी लिखा है, और उसकी आज के दिन और भी महत्वता बढ़ गई है, क्योंकि जो लड़ाई लड़ने के स्टेक होल्डर्स बदल गए हैं। इसको हम बोलेंगे डाइम पीटी, मतलब डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजी। ये लड़ाई के सारे जरिए हैं। ये सब जब मिल जाएंगे तभी लड़ाई के अंदर सक्सेस आएगा। अभी आप देखो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर डिप्लोमेसी ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, इंफॉर्मेशन वारफेयर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मिलिट्री का तो आपको विजिबल दिखता है। इकोनॉमी के अंदर भी हमने उनका जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर और जो जितने भी उनके वो सारा इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। पॉलिटिकल वेरी क्लियर स्ट्रॉन्ग विल थी कि हमने इसका जवाब ऐसा देंगे कि आप याद रखेंगे। एक्ट ऑफ वॉर, टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, ये बता दिया गया था। और नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी हमने, इस वजह से मैंने पहले बताया। तो ये सारे जब मीनिंग इकट्ठे हो जाएंगे तो होल ऑफ नेशन अप्रोच में आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग वर्टिकल अलग अलग लोग उसको हैंडल करते हैं। तो इसलिए होल ऑफ नेशन अप्रोच आगे आने वाले खतरों को टैकल करने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। और इसका ज़रूरत इसलिए है कि जैसे मैंने बोला, टारगेट बदल गए हैं। पहले टारगेट सिर्फ मिलिट्री होती थी, आज के दिन साइबर वार का टारगेट रेलवे स्टेशन हो सकता है, एयरफील्ड हो सकता है, स्पेस के ऊपर आप ऑलवेज प्रोग्रेसिव चीज़ें टारगेट हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से आपका कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो सकता है। सो टारगेट का जो शक्ल भी बदल गया है और टारगेट भी बदल चुके हैं। तो इसलिए वो टारगेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी वो सारी एजेंसीज को शामिल होना पड़ेगा जो उस टारगेट को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जो टारगेट करने के मीन्स बदल गए हैं। अभी जैसे मैंने बोला, पहले एयर, लैंड और सी के अंदर लड़ाई थी, अभी मल्टी डोमेन ऑपरेशन हो गया है। तो मल्टी डोमेन के अंदर हमारे को जाके मीन्स को भी उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को खड़ी करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो उसके लिए हमने पहले बात करती है। वारफेयर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट मतलब हम फिजिकली जाके हमला करते हैं, कॉन्टैक्ट के साथ लड़ाई लड़ते थे पहले। अभी मैक्सिमम लड़ाई नॉन कॉन्टैक्ट हो गई है, बिना पास गए आप लड़ते हो। अनमैन्ड वेपन सिस्टम आ रहे हैं, अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं। तो ये जब सारा कुछ बदल रहा है तो हमारे को भी उसको लड़ने के लिए होल ऑफ नेशन अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा डिप्लोमेसी का रोल है, उसके बाद इंफॉर्मेशन वारफेयर का रोल है, जो कि आप उसके अंदर आपका MOD के अंदर भी हमारा पॉडकास्ट है। इस तरह से बाकी इकोनॉमी, ट्रेड और इंडस्ट्री भी इसके अंदर शामिल होंगे, तो हमारा नए नए वेपन सिस्टम आएंगे। तो ये जब पूरा एक साथ इकट्ठा होकर सिस्टम बनेगा तो इसको हमने होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंदर और आगे बढ़ जाएंगे। अभी इसी के ऊपर हमने एक सेमिनार किया था जयपुर नवंबर महीने के अंदर, तो हमने सारे स्पेशलिस्ट के अंदर बुलाए थे। तो उसमें जो उस सेमिनार में से एक मीट निकला वो ये था कि नेशनल लेवल के ऊपर होल ऑफ नेशन अप्रोच का काफ़ी ऑलरेडी बन चुका है, तभी ऑपरेशन सिंदूर में हम सक्सेस हुए। लेकिन स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत कमियां हैं, क्योंकि एक्चुअल अगर ये लड़ाई लंबी, अभी क्या लड़ाई मैक्सिमम सेंटर से कंट्रोल हो गया था और ख़त्म भी हो गया, लेकिन अगर ये लड़ाई लंबा चलता है तो जब हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं उनके अंदर कैसे होल ऑफ नेशन अप्रोच हो, थोड़ी कमियां उसके अंदर पाई गई हैं। और हमने इसका रिकमेंडेशन रेलिवेंट जगह पे भेज दिया है, और राजस्थान गवर्नमेंट के साथ हमारा एक रोड मैप तैयार हो रहा है। वो एक मॉडल स्टेट की तरह साउथ वेस्टर्न कमांड और राजस्थान स्टेट कैसे होल ऑफ नेशन अप्रोच को ग्राउंड पे, स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका मॉडल तैयार होते ही हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आगे आने वाले खतरों को एक साथ मिलके उनको साथ हम लड़ें और सक्सेस होके आएँ। ये होल ऑफ नेशन अप्रोच के बिना नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, जो आर्मी डे परेड है, हर साल आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और हिस्ट्री में ये हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब, उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ये ओहदा संभाला था। क्योंकि पहले इंडियन CNC थे, इसलिए आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो सेलिब्रेशन है, क्योंकि इंडियन आर्मी पिछले 78 ईयर से आज़ादी के बाद हमारे देश की बॉर्डर्स के ऊपर रक्षा कर रही है, अंदरूनी खतरों से भी हम उसका हेल्प करते हैं, और बाकी रोल भी अच्छे से याद, उसकी ब्रेवरी, शौर्य को सेलिब्रेट करने का एक मौका होता है।
तो ये जो आर्मी डे परेड थी पहले दिल्ली के कैंटोनमेंट में की जाती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार ये बताया था कि दिल्ली के बाहर लेके जाएं मेजर इवेंट्स को, ताकि बाकी देशवासियों को भी उसका फ़ायदा हो। तो ये 2022 में उनका डायरेक्शन हुआ था। तो 23, 24, 25 में हमारी परेड दिल्ली से बाहर गई, बेंगलुरु, लखनऊ और पूना में आयोजित की गई। लेकिन जो 78th वाली परेड है जो इस बार जयपुर आ रही है, थोड़ी सी अलग है। अलग इसलिए है कि हम पहली बार ये परेड को पब्लिक में लेके जा रहे हैं। अगर वो बेंगलोर भी गई, पूना गई और लखनऊ गई, लेकिन कैंटोनमेंट में गई, दिल्ली से बाहर गई कैंटोनमेंट के अंदर। इस बार ये परेड अलग रूप से ली जा रही है कि हम पब्लिक में लेके जा रहे हैं। तो जितनी भी इवेंट्स हैं रिलेटेड टू आर्मी डे परेड, उनको हम पब्लिक में लेके जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम विजिबिलिटी मिले। और मैं इसमें शुक्रगुजार करना चाहूँगा सीएम साहब ऑफ राजस्थान और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमारे को पूरी हेल्प दी। आइडिया ये था कि पब्लिक को मोटिवेट किया जाए, यूथ को डिसिप्लिन के बारे में पता चले, हमारे देश की कितनी पावरफुल आर्मी है उसके बारे में पता चले। वो कैंट में उसका मेरे हिसाब से देश पूरा नहीं हो पाता, तो उनकी मदद के साथ पूरे के पूरे इवेंट्स हम जो हैं सेना परेड के बाहर लेके चले गए हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी इवेंट हो रही हैं। सेना परेड एक दिन का इवेंट नहीं है। ये सबसे पहले हमारा इक्विपमेंट डिस्प्ले नो योर आर्मी, वो हमारी 8 जनवरी को शुरू हो जाएगा और 12 जनवरी तक चलेगा। उसके अंदर हमने मैक्सिमम इक्विपमेंट जो इंडियन आर्मी ने ऑफ सिंदूर में यूज़ करी है उसको लेके आए हैं और यूथ को उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए कि ट्रेंच कैसी होती है, बंकर से कैसे लड़ते हो, सिमुलेटर कैसे हैं, उसका एक्सपीरियंस यूथ को मिलेगा। और ये पूरा के बाद एक ये है स्टैटिक डिस्प्ले। फिर हमने डायनामिक डिस्प्ले दिखा रहे हैं जिसके अंदर की एक टेररिस्ट को हमने कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, कैसे हम उसका हाउस इंटरवेंशन करते हैं, एक टैंक कैसे फाइट करता है, एक स्लिदरिंग ऊपर से पैराशूट से आप कैसे नीचे आते हो, ये पूरा का पूरा उसको डायनामिक डिस्प्ले में किया जाएगा। और लास्ट में उसका शाम को सिम्फनी बैंड, आपसे इंडियन आर्मी का सिम्फनी बैंड आपने सुना होगा, लेकिन राजस्थान के लोगों ने उसको नहीं सुना था। तो ये पूरा एक बुके ऑफ इवेंट है, इक्विपमेंट डिस्प्ले का हिस्सा है। ये 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक चलेगा और हमें उम्मीद है कि 5 दिन के अंदर कम से कम डेली फुटफॉल 1 से 1.5 लाख का डेली फुटफॉल आएगा बच्चों का, क्योंकि हमने आउटरीच के जरिए 108 स्कूल्स और 200 कॉलेजेस में जाके इसका मैसेज पहुंचाया है। जो हमारे रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट है उन्होंने ये आउटरीच करा है और उनको प्रोग्राम दे दिया किस दिन आप आएँ अपने बच्चों को लेके, ताकि इसका विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाए, यूथ मोटिवेट हो जाए। तो ये तो पहला एक्टिविटी था जिसको हमें ये बोलेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी मैम उसके अंदर आता है हमारा आर्मी डे परेड। परेड इस बार जा रही है, महल रोड है जहाँ पे, जो नेशनल हाईवे का हिस्सा है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने 2 किलोमीटर का पैच उसमें से हमारे को क्लियर करके दे दिया है और उसके अंदर हमारी 4 परेड होने वाली है। 9 तारीख को, 11 तारीख को, 13 जनवरी को और 15 जनवरी को फाइनल परेड होने वाली है। हर दिन अगेन जैसे हमने इक्विपमेंट के लिए उसी मुताबिक 9 तारीख को इनका पूरा का पूरा विमेन परेड है। उस दिन पूरी जो राजस्थान की बेटियां हैं, औरतें हैं, उन्हीं के लिए शोकेस किया जा रहा है। 11 तारीख को इस तरह से पूरी उसकी बांट हो गई है, 13 को भी और 15 को भी। प्लस डिजिटली इसके अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें राजस्थान की, उसके जो 1340 ग्राम पंचायतों के अंदर डिजिटली स्क्रीन लग रही है, उसका शोकेसिंग 13 और 15 की परेड का किया जाएगा ताकि हर गांव तक उसका मैसेज पहुंचे। तो फिजिकली इसके अंदर देखने वाले लोग हमारे हिसाब से फिर अगेन 1 से 1.5 लाख तक डेली हैं। तो 4 दिन में 5 से 6 लाख लोग इसको फिजिकली देखेंगे और डिजिटली हर पंचायत तक उसको पहुँचाया जा रहा है। आखिरी प्रोग्राम इसके ऊपर आता है शौर्य संध्या। शौर्य संध्या होता है जिसके अंदर हम अपना वेलर को शोकेस करते हैं, इंडियन आर्मी का वेलर कैसे है। तो उस प्रोग्राम को भी हम कैंट से बाहर हम ले गए हैं SMS स्टेडियम के अंदर, जिसका सीटिंग कैपेसिटी 25 से 30 हज़ार तक है। तो उसके भी 2 शो चलाए जा रहे हैं, एक 10 को होगा और एक 15 को होगा। और उसके अंदर हम पहले इनेक्ट कर रहे हैं एक इनेक्ट के टीम के साथ कि ऑप सिंदूर कैसे चला, फिजिकल उसके टारगेट्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया है, एक्चुअली ऑन ग्राउंड बना के उस टारगेट डिस्ट्रॉय बिल्कुल नेकमेंट होगा। और एक ड्रोन शो होगा जिसके अंदर 1000 ड्रोन्स इंडियन आर्मी का हिस्ट्री डिपिक्ट करेंगे, राजस्थान का वेलर डिपिक्ट करेंगे। और कुछ जो मार्शल आर्ट्स हैं हमारे इंडियन आर्मी के साउथ से नॉर्थ से, उनको भी हम एक एकता के रूप में इकट्ठा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये भी एक प्रोग्राम उस दिन शौर्य संध्या है। तो इस तरह से हमारी कोशिश ये थी कि जो परेड है, जिसको एक परेड ही नहीं है, एक बुके ऑफ इवेंट्स है, उसको पब्लिक तक लेके जाएं, मैक्सिमम आउटरीच हो जाए, यूथ को पता चले
जो विजन थी हमारे प्रधानमंत्री की, इसको बाहर लेके दिखाइए, उसके साथ राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इसका कोशिश है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि राजस्थान से हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है मैम। कल भी हमारे पास बहुत लोग आए कि हम भी जुड़ना चाहते हैं परेड के साथ, तो बहुत सारा CSR एक्टिविटी करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर जुड़ रहा है, एवरीबॉडी वांट्स टू नाउ बी पार्ट ऑफ द परेड। अभी तक विजिबिलिटी बहुत काफ़ी बढ़ चुकी है और मैं पूरा आपके जरिए ये बताना चाहूँगा कि आप राजस्थान वासियों, इंडियन आर्मी है, ये आपके देश की आर्मी है, आपकी आर्मी है। आइए, हर हिस्सा उसमें लीजिए, आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो डिजिटली जरूर उसको देखिए। ये एक पहली बार ऐसा है कि परेड, आर्मी डे परेड पब्लिक में जा रही है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं एक बहुत ही लक्की इंसान रहा कि मैं सैनिक बन गया। जो मेरा मोड़ है जीवन का, वो सैनिक स्कूल से शुरू होता है। मेरे पिताजी ने मेरे को 5वीं क्लास तक मैं गांव में पढ़ा था, अपना मेरा विलेज गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन उन्होंने मेरे को तैयारी कराई और मैं सैनिक स्कूल में भर्ती हो गया। सैनिक स्कूल से चलते चलते आज तक हम सैनिक ही हैं। तो अगर देखा जाए, हमारी 60 साल की उम्र होने वाली है 6 महीनों बाद, उसमें से 50 ईयर्स तक हम सैनिक की यूनिफॉर्म डालें। इसलिए मैं बहुत ही एक भाग्यशाली हूँ कि इतना फैमिली के साथ मैं सैनिक बन गया। और सैनिक जीवन के अंदर हमने बहुत से एक्सपीरियंस लिए। आसान नहीं था, डिफ़िकल्ट टाइम था, बट बहुत कुछ हमने सीखा इस जीवन के अंदर। जब मैं यंग ऑफिसर था तो मेरा कमीशन के बाद हमारे को ऑप पवन, आपने सुना होगा, श्रीलंका ऑपरेशन में हमारे को वहाँ 1.5 साल तक डिप्लॉय हुआ। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था। जो हमारे दुश्मन थे LTT उस टाइम पे, उनके साथ लड़ाई लड़ते हमारे बहुत से हमने लॉसेस देखे, बट हम लकी थे कि हम ठीक ठाक अपने देश में 1-1.5 साल की लड़ाई लड़के आ गए। लेकिन वो यंग ऑफिसर का एक्सपीरियंस था, उसने पूरा लाइफ टाइम में मेरे को कॉम्बैट के लिए रेडी कर दिया। इसके बाद मैं 5 टाइम J&K में अपनी अलग अलग टाइम पे नौकरी की, जिसमें मेरा कंपनी कमांडर भी J&K में था। और विजय, आपने सुना होगा, कारगिल के टाइम में मेजर था। तो कारगिल में मैं मेजर की ड्यूटी कर रहा था और उस टाइम की लड़ाई में मैंने हिस्सा लिया। तो एक सेकंड ऑप एक्सपीरियंस हो गया कि उस टाइम पे आर्टिलरी फायर भी हमारे ऊपर आती थी, हम भी दुश्मन के ऊपर जाके अटैक करते थे। उसके बाद मैंने बटालियन कमांड के लिए भी J&K में मेरे को मौका मिला और मेरी 19 मद्रास यूनिट है। 42 ईयर की हिस्ट्री में मैंने पहला यूनिट साइटेशन उनका लेके आए। फिर मैं ब्रिगेड जाके कारगिल में कमांड करी। कारगिल ब्रिगेड भी आपने सुना होगा, बहुत डिफिकल्ट है, तो वहाँ भी मेरे को YSM का अवार्ड मिला, तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वहाँ पे हुए। और फिर डिवीजन कमांड के लिए मैं साउथ इंडिया में गया और फिर कोर कमांड के लिए फिर वापस नगरोटा कोर को काम करने का मौका मिला। तो 16 कोर मैं उसका कोर कमांडर बना था 2021 में, और 2022 तक मैं दिसंबर तक उसे कोर कमांडर का ड्यूटी मैंने वहाँ पे किया। तो जिस प्रकार से हमने लाइन ऑफ कंट्रोल और हिंटरलैंड के अंदर वायलेंस को काफ़ी कंट्रोल रखा, मेरे 16 मंथ की कमांड के अंदर, 16 कोर के अंदर हमने कम से कम 35 से 40 आतंकवादियों को ख़त्म किया। और आतंकवादियों की काफ़ी कार्रवाई के, उनका कार्रवाई करने का कोई मौका भी नहीं दिया उनको। तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल टेन्योर था और उसके अंदर हमने जो एक्सपीरियंस थे तब तक गेन किए, वो पूरा इस्तेमाल किया था। स्मॉल टीम ऑपरेशंस, एम्पावरिंग द कटिंग एज, कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर कैसे एम्पावर करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग का पूरा नेटवर्क को हमने जिंजर अप किया था। तो तब भी हमने स्टेट पुलिस के साथ मिलके, J&K DGP के साथ मिलके, ADGP के साथ हमारा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था। तो एक पूरा सिस्टम जिंजर अप करके 16 कोर का एरिया को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। तो ये जो वास्ट एक्सपीरियंस हो गया, इसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है। और अगर मैं इसको समरी करूँ कि अगर मैं यहाँ आर्मी कमांडर तक आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को ये सारे एक्सपीरियंस हुए, सारा हुआ, तो क्या अगर कोई किसी मैं यूथ को बताऊँ कैसे कि अगर आपने करना चाहिए, तो इसको, अगर आपके पास हार्डवर्क, डेडिकेशन और ऑनेस्टी है तो आपको कोई कई जगह रोक नहीं सकता है। लेकिन ये क्वालिटी को आपने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर। कोई भी मुश्किल आएगी तो आपको ऑनेस्ट से सॉल्व करनी है, उस टाइम पे आपने रास्ता गलत नहीं लेना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूथ को हार्डवर्क, मोटिवेशन, डेडिकेट और ऑनेस्ट से काम करें। तो इस तरह से, क्योंकि अगर मैं एक बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से निकला था, मैंने बोला मेरा टर्निंग पॉइंट था, सैनिक स्कूल में डाल दिया मेरे पिताजी ने, उतनी उनकी कैपेसिटी थी। वहाँ से चलते चलते हम नई 3 क्वालिटी के साथ आज तक यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं अगर कर सकता हूँ, जो कि हम्बल बैकग्राउंड से आया था, तो कोई भी इंसान इस जीवन के अंदर इस तरह इस्तेमाल करेगा ऑनेस्टी, हार्डवर्क, डेडिकेशन का, तो कभी भी वो पीछे नहीं रह सकता है। तो यही मेरा मैसेज है यूथ को। ये मैं अपने गाँव जाके अपने यूथ को बताता हूँ। अभी मेरी कोशिश है वापस जाके गाँव में कुछ मैं रिकल्टिवेट करूँ। तो मैंने अभी जस्ट फॉर आप मैं बता सकता हूँ कि मैंने एक और हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हमारे गांव के अंदर एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड शुरू करी है।
पंजाब गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेके हमने एस्ट्रोटर्फ लगाया है और मैंने अपनी इनकम से कोच हायर करके दिया है ताकि यूथ को वहीं से मोटिवेट करना शुरू करेंगे, ताकि वो भी हमने एक छोटा सा एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव किया कि जिस गांव से मैं आया था उधर मैं कुछ जरूर करूँ। तो ये इतना लंबा जर्नी हमारा आर्मी का रहा, तो उसको अगर मैं सम अप करना चाहूँ कि कैसे करना है, तो एक 3 लाइनों में इसको सम अप कर सकते हैं। उसको हम बोलेंगे सैनिक जीवन का क्या नज़रिया होना चाहिए। तो 3 लाइनें हैं, पहले हम इंसान हैं, फिर हम जवान हैं, फिर हमारे ओहदे और रैंक हैं। अगर कोई भी सैनिक इस मंत्र को लेके चलेगा तो मेरे हिसाब से जीवन में पक्का सक्सेस हो जाएगा।